हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे FST 19। लेट्स स्टार्ट विद पेपर 1। इसमें देखिए क्वेश्चन 1 एक अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें इन्होंने हेलो फॉर्म रिएक्शन और साथ साथ में स्टैग्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन रखा हुआ है। मैं एक चाहूंगा कि इसमें जो हेलो फॉर्म वाला जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म भी यहीं पे हम लोग प्रैक्टिस करते चले। एक बार जस्ट आप देखते चलो कि हेलो फॉर्म रिएक्शन कैसे अकर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में देखिए आप राइट। वैसे तो अगर आपको बैलेंस रिएक्शन पता है तब भी आप इसको अप्रोच कर सकते हो, बट एक बार बैलेंस करने के लिए मैं देखता हूं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ब्रोमीन एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH इज गोइंग टू कंज्यूम ऑन द हेलो फॉर्म रिएक्शन। एक बार जस्ट मैकेनिज्म से आइडिया लग जाएगा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH इज गोइंग टू कंज्यूम इन दिस रिएक्शन। देखिए होता क्या है हेलो फॉर्म रिएक्शन में, लाइक इस तरीके से एसीटोन के ऊपर ये रिएक्शन कराया जा रहा है। तो एक बार मैं मैकेनिज्म दे रहा हूं, ऑल दो उतना रेलेवेंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको बैलेंस रिएक्शन पता है तो। ठीक है, होता क्या इस केस में देखिए आप एसीटोन मॉलिक्यूल जिसके पास स्लाइटली एक एसिडिक बिहेवियर वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये OH माइनस के साथ डीप्रोटोनेट होता है और करेस्पॉन्डिंग ये कार्बोनाइन जनरेट करता है लाइक दिस रिएक्शन। स्लाइटली ये वाला जो स्टेप होगा स्लाइटली, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो स्लाइटली ये स्लो रिएक्शन होगा, यानी कि रिवर्सिबल इन द नेचर होगा। इसके बाद क्या देखने को मिलता है कि जो ब्रोमीन हम लोगों ने सप्लाई किया हुआ है ब्रोमीन, अब इन दैट केस ये बिकॉज इसके प्रेजेंस में यहाँ पे डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहां से Br माइनस को जो है रिमूव कर देगा। और यहां से जो बेसिकली हम लोगों ने Na प्लस लिया होगा उसके साथ इसको हम लोग अट्रैक्ट करा सकते हैं और करेस्पॉन्डिंग NaBr फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है ये बनता है CH3C11O और ये हो जाता है CH2Br। ठीक है, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH इज गोइंग टू कंज्यूम इन द हेलो फॉर्म रिएक्शन। ये वेल फेमस रिएक्शन है जिसको हेलो फॉर्म रिएक्शन बोला जाता है। डिपेंड करता है कौन सा हेलोजन लिया गया, उसी के नेम पे इसको आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म कॉल कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वंस अगेन हमारा जो बेस है वो रोल में आएगा। ये बेस अनदर प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने जा रहा है। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो किया था, समझ में आता है, इधर भी करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी इवन की इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बिकॉज ब्रोमीन माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो इस हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ इवन इस वाले हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। तो ये और फिसाइल तरीके से रिएक्शन जाएगा और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये फर्दर CH2 एक और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बोनाइन जनरेट करेगा और ये कार्बोनाइन अनदर Br माइनस के साथ जाके रिएक्ट करने जा रहा है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ से Br माइनस रिमूव हो जाएगा और फर्दर आप क्या देखने को मिलेगा आपको, ये फॉर्म कर रहा है CH3C11O। यहाँ पे आपका ब्रोमीन ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, फिर ये वंस अगेन जब तक ये हाइड्रोजन खाली नहीं हो जाता है तब तक ये रिपीट होती रहेगी। फिर देखने को क्या मिलेगा, तो फिर ये केस में वंस अगेन OH माइनस जो कि एक बेस है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मैं इसको ऐसे ही दिखा देता हूं, इस वाले हाइड्रोजन को ये प्रोटॉन को ये OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट करेगा और करस्पॉन्डिंग फिर से कार्बोनाइन जनरेट करेगा। तो देख सकते हो एक ही स्टेप को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जब तक कि ये कन्वर्ट नहीं हो जाता है किस फॉर्म में, फर्दर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके। देखो फाइनल स्टेप में ये उस पार्टिकुलर स्टेज पे पहुंच रहा है जहां से हम लोग इसको जो है ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं। तो फाइनली ये क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये कुछ इस तरीके से फॉर्म कर लिया CH3C11O और यहाँ पे आपका 3 ब्रोमीन जुड़ गया है। ठीक है, हम लोगों ने ब्रोमीन लिया तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। ब्रोमोफॉर्म देखते हैं क्या बनता है किस केस में। अब एक और OH माइनस रोल में आया। अभी तक हम लोगों ने 3 मोल्स OH माइनस का ये जो 1 मोल ऑफ एसीटोन है वो खा गया। लास्ट मोल जो है कैसे जाएगा, तो लास्ट मोल इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये इधर जाएगा और फिर से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो इधर रिटर्न होगा तो ये पूरे ग्रुप को यहां से रिमूव कर देगा, इस पूरे ग्रुप को यहां से रिमूव कर देगा और ये जनरेट कर देगा CH3C11O और यहाँ पे OH, ये आपका फॉर्म कर जाएगा ग्रुप। अब चूंकि ये आपको पता है कि ये निगेटिवली चार्ज है, बेस की तरफ बिहेव करेगा तो ये यहां से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अभी तक 3 मोल्स कंज्यूम किया गया। कितने मोल्स हो गए, 3 तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए और एक लास्ट में न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया इस कार्बन पे, क्योंकि अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और ये वाला जो ग्रुप है अब बेटर लिविंग ग्रुप की तरह, पूरा ग्रुप अगर कहा जाए तो एक बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है और फाइनली ये प्रोटॉन को इसको देगा और ये फॉर्म कर लेगा CH3C11O माइनस OH में और ये कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी एसीटेट एनाइन फॉर्म कर लेगा और ये फॉर्म कर लेगा CHBr3। ये कंपाउंड होता है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म के बारे में देखो आप एक बार यहाँ कि ब्रोमोफॉर्म के बारे में एक प्रॉपर्टी इन्होंने मेंशन किया है। क्या है ये कि कलरलेस डेंस ब्रोमो लिक्विड ब्रोमोफॉर्म लिक्विड इज फॉर्म। ठीक है,
ये ब्रोमोफॉर्म का कलर नहीं होता है, आयोडोफॉर्म कलर्ड होता है, क्लोरोफॉर्म भी कलरलेस होता है। इस वजह से अगर हम लोग बात करें कि जब टेस्ट करना रहता है, जब हम लोग पीयूष प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं, तो हम लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए जाते हैं, ब्रोमोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका कुछ एज ए अपीयरेंस नहीं आ रहा है, कलर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ब्रोमोफॉर्म टेस्ट के लिए जाए। रेदर वहां पे प्रीफर किया जाता है आयोडोफॉर्म, क्योंकि उसके इसमें सॉलिड कंपाउंड बन जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाएगा, येलो कलर प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म के केस में। अब आप देखो बेसिकली ये सभी कहानी की उतनी जरूरत नहीं थी, मुझे बस ये चाहिए था कि अगर 1 मोल आप मैं एसीटोन लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड OCH3 और इसको मैं रिएक्ट कराता हूं ब्रोमीन के साथ में, तो कितने मोल्स कंज्यूम होंगे। देख लो आप, 3 हाइड्रोजन है तो 3 ब्रोमीन गए रिएक्शन में, और कितने OH माइनस NaOH कंज्यूम हुए, बिकॉज बेस तो आपको देना पड़ेगा, कितने बेस कंज्यूम है। देखो 3 तो इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए और एक लास्ट में ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया, तो 4 NaOH का रिएक्शन हुआ। ये क्या फॉर्म कर लिया, ये फॉर्म करेगा जो है कंपाउंड आपका CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, और साथ में ये फॉर्म कर लिया CHBr3, ठीक है, NaBr फॉर्म करेगा ही, NaBr फॉर्म किया, कितने मोल्स देख लो आप, NaBr फॉर्म किया है 3 मोल्स ऑफ NaBr फॉर्म किया। तो ये पूरा का पूरा जो है रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली अगर मैं इसको लिखना चाहूं, एक सोडियम सॉल्ट फॉर्म कर रहा है रिएक्शन, बाद में आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो फाइनली जो है आपको एसिटिक एसिड दे देगा। अब क्वेश्चन में ये सभी चीजें नहीं थी, हम लोग को दिया गया था कि 2 मोलर सोल्यूशन लिया गया था 1.5 लीटर में NaOH सोल्यूशन, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है ये 3 मोल्स दिया गया, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने 0.5 मोल ऑफ एसीटोन दिया हुआ है, 0.5 मोल ऑफ एसीटोन। अब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ये तो 3/4 हो जाएगा, ये 0.5 यही ले सारा। क्या करते हो, इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करोगे, उससे आइडिया लग जाएगा कि विच इज गोइंग टू बी लिमिटिंग रिएजेंट। यहां से क्लियरली दिख जा रहा है कि NaOH इज और लिमिटिंग एसीटोन इज और लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर एसीटोन लिमिटिंग रिएजेंट है तो यही डिसाइड करेगा कि कितना मोल्स ऑफ NaOH कंज्यूम होगा। तो अब इसलिए देखने को क्या मिलेगा कि देखो यहां से 0.5 मोल अगर ये कंज्यूम होता है, 0.5 मोल ये हो जाएगा 0। 0.5 मोल्स के लिए कितना मोल्स ऑफ NaOH चाहिए होगा, 1 मोल के लिए 4, 0.5 के लिए 2 मोल। अगर 2 मोल हटा दिया जाए तो ये बनाएगा आपको 1 मोल NaOH रह गया, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या मेंशन किया गया है, इन्होंने मेंशन किया है कि 1 मोल जो रिमेनिंग NaOH है, एक्सेस NaOH जो कि 1 मोल है, इसको टाइट्रेट करने के लिए 0.5 मोलर H2SO4 यूज किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट, ठीक है। अब समझते हैं इस बात को कि 1 मोल इन्होंने लिया, इसको समझा जाए 1 मोल 320 ग्राम, ये भी देख लेना कि कहीं ब्रोमीन तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, क्योंकि 320 ग्राम ब्रोमीन दिया गया है, तो 320 ग्राम ब्रोमीन में कितना हो जाएगा, ये 2 मोल्स हो जाएगा, 2 मोल्स हो जाएगा। तो अगर ये भी रिएक्शन में जाता है तो 0.5 मोल के लिए 1.5 जाएगा मोल्स रिएक्शन में, यानी 0.5 मोल्स रिएक्शन रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। लेकिन यहाँ क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि assume that excess NaOH is not going to react with the bromine, तो यानी कि ब्रोमीन का उतना कोई खास रोल नहीं है, हम लोग को NaOH ही देखना है जो एक्सेस अमाउंट में रह गया। तो बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना, तो आपको पता चल गया कि दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो है क्वेश्चन के कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं, तो 1 मोल NaOH को रिएक्ट कराने के लिए, 1 मोल NaOH को रिएक्ट कराने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा H2SO4 का। तो H2SO4 तो जो है आपको देखो तो डाइप्रोटिक एसिड है ना, डाइप्रोटिक एसिड है, तो दोनों प्रोटॉन रिमूव होंगे, तो 0.5 इंटू 2 इंटू V कर दो, तो ये क्या दे देगा आपको, मोलैरिटी है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर 2 फॉर द H2SO4 इंटू वॉल्यूम, आपको सिंपली ये मिल जाएगा। अगर दोनों बैलेंस करो तो 1 लीटर आपको मिल जाएगा। इज देयर एनी ऑप्शन इज देयर विथ 1 लीटर, क्लियरली वी कैन गो विथ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरफेस केमिस्ट्री से, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूरे जो प्रोसेस है, कोगुलेशन प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पे लाकर रख दिया, ठीक है। एक अच्छा प्रॉब्लम है, क्या मेंशन किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट AgI सॉल्व प्रिपेयर्ड बाय पेप्टाइजेशन ऑफ AgI विथ AgNO3। आपको पता है कैसे जो है सॉल्व का प्रिपरेशन होता है, तो बेसिकली प्रेसिपिटेट होता है AgI का, इसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं और साथ साथ में हम लोग ऐड कर देते हैं AgNO3। AgNO3 डिजॉल्व होगा, क्योंकि ये डिजॉल्व होगा तो Ag प्लस आयन जनरेट करेगा। तो जो बनता है ना इस केस में, हम लोग जो सॉल्व का फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस तरीके से, जस्ट एज्यूम करो किस तरीके से फिनोमिना आकर होता है इस केस में, कि ये AgI प्रेसिपिटेट पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल होगा। इस केस में क्या देखने को मिलता है कि जो Ag प्लस आयन है, Ag प्लस कैटायन है, ये जाकर इस पे एक तरीके से चिपक जाते हैं।
और ये सॉल्व का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसलिए जब ये चार्ज आएगा तो ये डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में थे, लेकिन जैसे इस पे चार्ज का फॉर्मेशन होगा, एजी इसको सराउंड करेगा, इट इज गोइंग टू डिजॉल्व और जो है सॉल्व का फॉर्मेशन करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए होता है कि एक ऐसा है जो कि इसके साथ कॉमन हो और ये फॉर्म कर जाए, ठीक है। तो ये हम लोग इस टाइप का अट्रैक्शन देखते हैं सॉल्व के अंदर और सॉल्व के फॉर्मेशन में। इसी प्रोसेस को पूरा पेप्टाइजेशन बोला जाता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो सच दैट कि ये सॉल्व का फॉर्मेशन कर दे। तो ये इसको बोला जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट और पूरे प्रोसेस को बोला जाता है पेप्टाइजेशन। अब इन्होंने जो क्वेश्चन में रखा है वो रखा हुआ है कि बेस्ड ऑन देयर कोगुलेशन, कि कोगुलेशन कैसे कराया जा सकता है। तो पहला इन्होंने मेंशन किया है डिस्पर्स। पहला देखो आप कि इन इलेक्ट्रोफोरेसिस द डिस्पर्स फेज विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। तो एक मेथड ये होता है कि आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दो। इलेक्ट्रोफोरेसिस का हेल्प कैसे किया जाता है, तो एक इस तरीके से ये बनाया गया रहता है, एक साइड में कैथोड ऐड किया गया रहता है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक साइड में निगेटिव टर्मिनल होता है। ऐसे कुछ इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस अकर होता है। अब इस सोल्यूशन में क्या रहता है, सॉल्व फिलअप किया गया रहता है, ये अंदर में सॉल्व रहता है। अब देखो क्या होगा, सॉल्व अगर नेगेटिवली चार्ज है, अगर सॉल्व नेगेटिवली चार्ज है तो वो मूव कर जाएगा पॉजिटिवली चार्ज के स्थान में, यानी कि एनोड के साइड में मूव कर जाएगा, एनोड के साइड मूव कर जाएगा और वहां पे जाके न्यूट्रलाइज होगा। जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा जो सॉल्व है वो कोगुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब इसलिए चार्ज हट गया तो इसमें सॉल्व का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। एजीआई है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेस सॉल्युबिलिटी है, लेकिन जैसे ही आप जो है इस पे चार्ज रख दिए ये सॉल्युबल हो गया, सॉल्व का फॉर्मेशन हो गया। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे ही हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, टर्मिनल जनरेट होगा और जो सॉल्व अगर निगेटिवली चार्ज है तब तो ये इधर मूव करेगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर एक कैथोड की तरफ मूव करेगा, अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा। अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे भी यही क्वेश्चन बोला है कि इन इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। बिल्कुल सही है, बिकॉज ये अगर देखा जाए हमारा जो सॉल्व है ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको किधर मूव करना चाहिए, कैथोड की तरफ ही मूव करना चाहिए, कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है कि AlCl3 इज मोस्ट इफेक्टिव देन Na3PO4 फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द कोगुलेशन ऑफ सॉल्व। अब इस केस में आप ऐसा समझ सकते हो, इसको हम लोग मेथड बोलते हैं बाय मिक्सिंग द अपोजिट सॉल्व। अपोजिट सॉल्व के साथ मिक्स कर दो और उसमें अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो अपोजिट सॉल्व क्या होंगे, कोगुलेट करना शुरू कर देंगे। अपोजिट चार्ज जो सॉल्व होंगे एक दूसरे को कोगुलेट करना शुरू कर देंगे। हम लोग को पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है, ये जो सॉल्व है पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है, तो हम लोग वो सॉल्व को सर्च करेंगे जो कि निगेटिवली चार्ज हो। यहाँ पे क्लियरली हम लोग का AlCl3 चॉइस नहीं हो सकता, AlCl3 कैन नॉट बी आवर चॉइस बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व। तो इस केस में हम लोग निगेटिवली चार्ज सॉल्व के लिए जा सकते हैं, Na3PO4 फॉस्फेट बनाएगा जो कि हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इसको नहीं यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाता है। सी इसका जस्ट अपोजिट दिया है कि Na3PO4 इज मोर इफेक्टिव देन AlCl3 फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द कोगुलेशन ऑफ द सॉल्व। इसमें फॉस्फेट जाएगा, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतना ही इजिली कोगुलेशन हो जाएगा। ये पता होगा आपको, कोगुलेशन जहाँ पे गोल्ड नंबर वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, तो वो सब चीजें हैं यहाँ पे रिलेटेड। तो इससे फॉस्फेट आयन से इजिली हो जाएगा। रेदर AlCl3 की बात करें तो सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, जस्ट अपोजिट ऑफ बी। डी में क्या बोला है कि ऑन द परसिस्टेंट डायलिसिस ऑफ सॉल्व द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट टेक्स प्लेस। बिल्कुल सही है। परसिस्टेंस डायलिसिस में क्या किया जाता है कि एक एनिमल जो है लेदर का इस तरीके से बैग रहता है जिसके अंदर सॉल्व रख दिया जाता है। अब सॉल्व के अंदर चूंकि AgNO3 का भी सोल्यूशन है वो धीरे धीरे एक निकलते रहता है और जैसे ही ये जाते रहेगा जो करस्पॉन्डिंग सॉल्व है उसका कोगुलेशन होता रहेगा। ठीक है, तो ये परसिस्टेंट डायलिसिस के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉल्व को कोगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3-4 मेथड होता है, जैसे 4 मेथड मेनली मानते हैं कि कोगुलेट करने के लिए फॉर द सॉल्व। एक तो हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जा सकते हैं, एक जो अपोजिट सॉल्व का यूज किया जा सकता है, एक होता है बॉइलिंग और एक होता है परसिस्टेंस डायलिसिस। ये 4 मेथड है जिसके थ्रू एक सॉल्व को कोगुलेट कराया जा सकता है। देख सकते हो कि कितना अच्छे से इस क्वेश्चन के अंदर पूरे के पूरे प्रोसेस को इन्होंने रख दिया है। ठीक है, यही क्वेश्चन की खासियत होती है जेईई एडवांस की तरफ, वो हर कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन के थ्रू चेक करना चाहेंगे। तो हमारा जो भी अप्रोच रहे, हाँ क्वेश्चन में 1 by 1 ऑप्शन रहे कि हम लोग डिटेल चीजों को समझे, राइट। ऐसे नहीं कि एक ऑप्शन देखा दूसरे ऑप्शन पे जस्ट ऐसे टाइम के लिए देख लिया, मतलब पूरे ऑप्शन को आप उसी मैनर के साथ देखो जिस तरीके से आपने फर्स्ट ऑप्शन के लिए जो है अप्रोच रखा वैसे ही लास्ट ऑप्शन तक उसी अप्रोच के तरीके से जाओ। ऑल ऑप्शन इज वेल इक्विवेलेंट। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे
सिलेक्टिव मैनर में सेलेक्ट करना रहता है ऑप्शन, ना कि एलिमिनेटिव मैनर में। एलिमिनेटिव हम लोग का जेई मेंस में काम करता है, इस केस में सिलेक्टिव मैनर्स होगा। हम लोग का एक एक ऑप्शन को विजुअलाइज करना होगा कि कैन दिस ऑप्शन बी करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा प्रॉब्लम रहा, क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन द सरफेस केमिस्ट्री यानी कोगुलेशन ऑफ सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं बात करूं तो एक अच्छा प्रॉब्लम है, किसके लिए? ये प्रॉब्लम एल्डिहाइड कीटोन का वेल नोन रिएक्शन है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। एक में इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन दिया हुआ है और दूसरे केस में इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन दिया हुआ है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इस केसेस में। देखो आप प्रोडक्ट मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा, मैं प्रोडक्ट थोड़ा बनाना सिखा देता हूं आपको कि कैसे इसमें प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि मैकेनिज्म आप एक बार देख लेना कैसे इसका रिएक्शन कराया गया, आसान है, वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एल्डोल वन ऑफ द वेल फेमस रिएक्शन है और जो है आपको जेई एडवांस में फ्रीक्वेंटली मिलेगा। अगर जेई एडवांस पेपर बनाता है ना तो वो फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन को रखता है। तो ये देखना, ये एक्सेस में रखा गया है, तो ये एक्सेस में रखा गया तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम लोग एक तरीके से रिएक्शन के लिए पार्टिसिपेट करा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा। थोड़ा सा देखना क्या करते हैं, क्या हम लोग इसमें एक्चुअली एल्डोल कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहां से वाटर को गायब कर दो, यहां से वाटर को गायब कर दो। आप बस ये देख लेना प्रोडक्ट के अंदर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलना चाहिए। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलना चाहिए, ये प्रोडक्ट का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अगर एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हो, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, C11O। ऑक्सीजन को मैं उसी साइड कर देता हूं ताकि इजीली हम लोग वाटर को यहां से एलिमिनेट करा दें। ये एक्चुअली मैकेनिज्म नहीं है, ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका है कि आप एल्डोल प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, क्योंकि इस तरीके का आजकल फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी एल्डोल प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म। तो फिर आप मैकेनिज्म के थ्रू समझोगे कि होगा ऐसे, तब नहीं पॉसिबल, तब थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। होगा ऐसा नहीं, बट टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा, देखो आप, तो दोनों साइड में आपका बेंजीन रिंग जुड़ गया। ठीक है, और यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक डबल बॉन्ड, यहां पे एक डबल बॉन्ड लाइक दिस। ये तो एक नया एक रिंग है ही जिसके साथ CO ग्रुप अटैच है। वैसे ही सेम आपको इस साइड में भी देखने को मिलेगा, सिमिलर वैसे आपको इधर भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक बेंजीन। ठीक है, तो फाइनली ये प्रोडक्ट बन के आएगा क्योंकि इसको एक्सेस अमाउंट में रखा गया। अगर एक्सेस में नहीं रहता तब सोचा जा सकता था कि ये रिंग नहीं होता, एक्सेस में रखा गया इसलिए ये प्रोडक्ट बन के आएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉट ऑप्शन ई। ऑप्शन बी में ये प्रोडक्ट दिया हुआ है तो बी इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट। अब सी और डी में देखते हैं। सी और डी के केस में दोनों सेम ही रिएक्शन को दिया गया है, लेकिन एक में 4 मेंबर रिंग बन रहा है, एक में 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऑब्वियसली 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन इजीली किया जा सकता है, और उस केस में इजीली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि 6 ज्यादा स्टेबल होगा ना। इस केस में रिंग स्ट्रेन है, वैसे ही 4 मेंबर के केस में होता है, और 4 मेंबर में तो इन्होंने डबल बॉन्ड लगा रखा है, तो हाईली अनस्टेबल होगा। ये इस केस में नहीं फॉर्म करने वाला है। क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा इस केस में जो स्टेबल बने, राइट? तो 6 मेंबर केस के लिए जा सकते हैं। देखिए आप एक बार ध्यान से कैसे रिएक्शन कैसे होता है। तो कहीं से अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, किसी एक से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा OH माइनस, जो कि कार्बन आयन जनरेट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, जैसे ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये निगेटिव चार्ज इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, और लेटर ऑन फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो एक बार नंबरिंग कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रहा है। ठीक है, यही रिंग का पार्ट होगा ना। तो रिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको आप बना दो ऐसे। ठीक है, जब भी रिंग ओपन करो, रिंग क्लोज करो, मैं बोलता हूं कि नंबरिंग कर लिया करो। इससे क्या होगा कि आपको जो लोकेंट है या जो भी ग्रुप है उसको पोजीशनिंग करने में आपको आसानी होगी। 4 5 6। ठीक है, अब इसको रखते जाओ ग्रुप को। सेकेंड पोजीशन पे आपका अनडिस्टर्ब CO ग्रुप है, यहाँ पे वैसे ही रह गया। उसके अलावा 6 पोजीशन की बात करें तो 6 पोजीशन पे एक मिथाइल आ जाएगा और एक O माइनस आएगा, जो कि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एल्डोल रिएक्शन है। कंडेंसेशन कब होगा? जब यहाँ से मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। कंडेंस में कुछ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हो हाइड्रोजन, जो कि थोड़ा एसिडिक नेचर रखता है, और माना जाता है कि ये E1 CV के थ्रू रिएक्शन जाता है और एलिमिनेशन कराता है। तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा? हियर द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डोल के केस में क्या नाम होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। देखोगे जेईई मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चन ही मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट देखते ही पता चल जाएगा यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म करे। इसको अप्रोच ऐसे भी दे रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो,
बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो देख लो कि कौन सा इसमें केस में डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा बी एंड डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी एंड डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत वेल फेमस रिएक्शन है फॉर द शुगर मॉलिक्यूल के लिए, लाइक ग्लूकोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया, जिसमें ओजाजोन का फॉर्मेशन होता है। इसमें रिएक्शन कराते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में, और बहुत बार ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बन चुका है कि हाउ मेनी फिनाइल हाइड्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज या 1 मोल ऑफ द फ्रक्टोज। सिमिलर तरीके से तो वहां पे केस आप समझना कि एटलीस्ट ये रिजल्ट आप याद रखना कि 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजाजोन। एक बार रिएक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा, जो है फिर से लास्ट टाइम ब्रश अप करते चलते हैं कि हाउ दिस ओवरऑल द रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो आप देखना, एक मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देता हूं, यहाँ पे CH2OH, ठीक है, HOH, OH, और यहाँ पे आपका HOH, ठीक है, यहाँ पे आपका CHO ग्रुप, आपका CHO ग्रुप। इसको अगर आप रिएक्ट कराते हो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, हम लोग को पता है कि फिनाइल हाइड्रोजन इसमें नाइट्रोजन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। मैं उस पार्टिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए नहीं जाना चाहूंगा, डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ। यहाँ से क्या होगा, वाटर एलिमिनेट कर जाएगा और ये हाइड्रोजन एक फॉर्म करेगा। किस तरीके से देखिए आप ध्यान से, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा OH, OH, H, OH, CH2OH। इस मॉलिक्यूल को हम लोग हाइड्राजोन बोलते हैं। तो CH यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे फॉर्म कर लेगा नाइट्रोजन NH-PH, ठीक है, ये फॉर्म किया। लेकिन इस कहानी में अभी भी ट्विस्ट है। यहाँ पे टॉटोमेरिस फिनोमिना हम लोग को देखने को मिलता है। ये जो हाइड्रोजन है इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, इसके साथ टॉटोमेरिस में जाएगा, ये बॉन्ड इधर मूव करा सकते हो, ये इधर मूव करा सकते हो। तो टॉटोमेरिस फिनोमिना में क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें फॉर्म कर जाएगा। तो देखो आप ध्यान से देखो, CH2OH हो गया, यहाँ पे मैं OH बना देता हूँ। यहाँ पे इस केस में देखो आप, तो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कुछ ऐसे में इसको ड्रॉ कर लिया जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ से आपका एक OH ग्रुप अटैच्ड, एक OH ग्रुप अटैच्ड है। इस कार्बन के साथ में आपने ये किया हुआ है, कार्बन के साथ ये फॉर्म कर लेगा CH और यहाँ पे आ जाएगा NH-PH, ठीक है, ये बन के आएगा। अब इसके बाद क्या देखने को मिलता है, आप देखो ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। आई थिंक हम लोगों ने एक कार्बन यहाँ से छोड़ दिया है, लाइक दिस, सॉरी HOH। इसको ये तो नॉन डिस्टर्ब रहेगा ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, HOH। अब देखो इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा कि ये जो OH ग्रुप था ना, यहाँ पे जो प्रेजेंट था OH ग्रुप, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज में जा सकता है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज में जाएगा, तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन में जाएगा। तो ये देखिए, मतलब एक टॉटोमेरिज हम लोग जानते ही कि कब ये अकर हो सकता है, इनॉल फॉर्म में है तो वो अकर हो गया, यहाँ पे HOH, ठीक है, HOH और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये ग्रुप, कीटोन ग्रुप, और यहाँ हो जाएगा CH2NH-PH। ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब इसके बाद फर्दर रिएक्ट करते हैं, 1 मॉलिक्यूल फर्दर इसके साथ अब रिएक्ट करेगा, क्योंकि फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन हम लोग कीटोन या एल्डिहाइड दोनों के साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्दर रिएक्ट करेगा, 1 मोल्स इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो प्रोडक्ट आप देखोगे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको पूरे को बनाने की वैसे खास जरूरत नहीं है, आप पूरा R ग्रुप भी रख सकते हो इसको, ठीक है, OH H। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये रिएक्ट करेगा, NH-PH फॉर्म कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पे CH2NH। ये कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है, जो कि निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, निगेटिवली। अब इसके बाद क्या देखने को मिलता है, एक तो रिएक्शन में गया, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस फिनोमिना करो, वाटर जाके अटैक करे और पूरे ग्रुप को यहाँ से एलिमिनेट कर दे रहा है। तो ये फर्दर कन्वर्ट होकर एल्डिहाइडिक फॉर्म में आएगा। कैसे, NH-PH। मैं इस पूरे को R ग्रुप ही ले लेता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, R ग्रुप ही ले लिया जाए, पूरे सिस्टम को R ग्रुप का जिम कर लेता हूँ। तो ये फॉर्म कर लेगा। मान लो आपने हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल।
फिर अनदर मॉलिक्यूल इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ओवरऑल क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से ये फिनाइल एनिलीन के फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाता है CHO, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है CHO। तो जो फाइनल एक्चुअली ये माइनस चार्ज रहेगा। तो इस केस में आप देख लेना कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। फर्दर एक मोल रिएक्ट करेगा इसके साथ में फिनाइल हाइड्रोजन का, क्योंकि अब फिर से ये एल्डिहाइडिक फॉर्म में आ गया। तो फाइनली प्रोडक्ट में आप क्या देखोगे, कुछ इस तरीके से CH डबल बॉन्ड हो, यहां से नाइट्रोजन जुड़ा, ठीक है, NHPH, ठीक है, NHPH, यहाँ पे एक जो है फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म करके आता है, ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म करके बेसिकली ये यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा ना, तो ऑक्सीजन रिमूव कर दोगे तो ये प्रोडक्ट फाइनली ये बन के आएगा NHPH, और यहाँ पे तो रहेगा ही, ठीक है। तो ओवरऑल क्या देखने को मिलेगा, देखिए कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में गए, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्शन में गए फिनाइल हाइड्रोजन के। एक यहाँ पे रिएक्ट किया, ठीक है, ये फॉर्म किया, सेकेंड मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट किया, और थर्ड मॉलिक्यूल लास्ट में रिएक्ट कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ 3 मोल्स इज गोइंग टू रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ हेक्सोज मॉलिक्यूल। तो इसमें देखने को क्या मिलता है, जो हम लोग का फ्रक्टोज है और ग्लूकोज दोनों सेम रिएक्शन देते हैं, दोनों सेम ओजाजोन फॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों C1 और C2 कार्बन पे वेरी करते हैं, C1 और C2 कार्बन पे वेरी करते हैं। जो C2 कार्बन पे वेरी करता है उसको बोला जाता है एपीमर्स, जो भी C2 कार्बन पे वेरी करता है उसको बोला जाता है एपीमर्स। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज की बात करें तो दे आर द एपीमर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। पहला इन्होंने मेंशन किया है कि 2 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन कंज्यूम इन द ओजाजोन फॉर्मेशन। गलत हो जाता है, बिकॉज एनी हाउ दिस गोइंग टू कंज्यूम 3 मोल्स ऑफ ओजाजोन इज गोइंग टू कंज्यूम इन द ओवरऑल द रिएक्शन। तो यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाता है, बट बी में आपको दिया हुआ है कि 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन कंज्यूम इन द ओजाजोन फॉर्मेशन। ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे आप रिएक्शन बनाने नहीं बैठोगे। ऑलमोस्ट देख सकते हो कि कितना टाइम इसमें कंज्यूम हुआ है, तो आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ओजाजोन। तो वो रिजल्ट आप ध्यान में रखना। उसके अलावा सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ओनली सी ऑप्शन में क्या दिया है, ओनली C1 and C2 आर इन्वॉल्व इन द ओजाजोन फॉर्मेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट और सेकेंड कार्बन ही इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, ठीक है। और जो अदर पार्ट है वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट में रहेगा। तो इस वजह से ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, इस वजह से ये C1 C2 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन दिया हुआ है क्या, डी ऑप्शन में C2 एपीमर्स ऑफ रिड्यूसिंग एक्सोज गिव सिमिलर ओजाजोन, ठीक है। C2 जो एपीमर्स होगा ऑफ रिड्यूसिंग एक्सोज, जो रिड्यूसिंग एक्सोज हो, तो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली ये उस फॉर्म में होना चाहिए जैसे फ्रक्टोज हो गया। तो रिड्यूसिंग शुगर का अगर C2 एपीमर्स है, यानी कि इसके अलावा जो भी वेरिएशन आता है, तो इन दैट केस उसको कंसीडर किया जा सकता है कि दे आर गोइंग टू गिव सिमिलर ओजाजोन। सही है, फ्रक्टोज और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दोनों सिमिलर ओजाजोन देते हैं। तो BCD इज द करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इस टाइप के प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर, गिराड टाइप, होमो एंड पैरामैग्नेटिक नेचर। मतलब 3 प्रॉपर्टी फुलफिल करे। एक तो जो है बॉन्ड ऑर्डर इंटीग्रल होना चाहिए, फ्रैक्शन ना हो, गिराड टाइप होमो होना चाहिए, यानी कि गिराड होना चाहिए, हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड द पैरामैग्नेटिक इन द नेचर होना चाहिए। तो थोड़ा सा गिराड और अनगिराड वाला थोड़ा दिमाग में डाउट रह गया, क्योंकि लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी में थोड़ा डिस्कशन जो हुआ था उसमें थोड़ा सा मैंने सिग्मा ऑर्बिटल को कंसीडर किया था। पाई ऑर्बिटल के केस में कहानी थोड़ी सी अलग होती है, तो आप एक बार देख लेना सिग्मा और सिग्मा मतलब गिराड और अनगिराड क्या होता है। बट रिजल्ट के लिए मैं डायरेक्ट जाता हूँ। तो सिग्मा और सिग्मा स्टार में हम लोग क्या बोलते हैं, ये गिराड ऑर्बिटल होते हैं। जो इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये गिराड होता है, और जो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो अनगिराड होता है। पाई के केस में ये रिवर्स होता है। पाई के केस में क्या देखते हैं कि पाई जो ऑर्बिटल है वो अनगिराड होगा, सिमेट्री के बेस पे है। ये कौन सा सिमेट्रिक है, एक्सिस के अलावा जो सिमेट्रिकल होगा उसको गिराड भी बोला जाएगा, जो अनसिमेट्रिकल होगा वो अनगिराड हो जाएगा। तो पाई स्टार इस केस में गिराड माना जाता है। तो जस्ट रिवर्स है, सिग्मा में गिराड हो गया, सिग्मा गिराड हो गया, सिग्मा स्टार अनगिराड हो गया। जब वही पाई की बात करें तो पाई अनगिराड है और पाई स्टार गिराड है। तो एटलीस्ट ये रिजल्ट याद भी रख सकते हो। मान लो कि तुमको नहीं पता है कि गिराड और अनगिराड क्या होते हैं, एटलीस्ट ये रिजल्ट याद रखा जा सकता है। बट एक बार सर्च कर सकते हो कि गिराड और अनगिराड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं।
अब देखो, तो यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर इंटीग्रल होना चाहिए, गिरार्ड टाइप का होमो होना चाहिए, यानी हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका गिरार्ड होना चाहिए, और पैरामैग्नेटिक इन द नेचर होना चाहिए, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आप सभी के केस में लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट जो होमो ऑर्बिटल है उसको आप मेंशन कर दो, होमो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे गया है। तो O2 2 माइनस की बात करें तो पाई 2px, बेसिकली पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है। आपको पता है, एटलीस्ट मैंने बोला था कि ऑक्सीजन का याद रखना कि इसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है, करेक्ट ना। अब यहाँ पे आपने दो O2 2 माइनस रखा हुआ है, दो अदर इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आके एंटर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि ये कोई तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर का गिरार्ड टाइप होमो, सही है, गिरार्ड टाइप का होमो होगा, गिरार्ड है, पाई स्टार गिरार्ड ऑर्बिटल है तो होमो है। लेकिन यहाँ पे गलत हो जाता है कि पैरामैग्नेटिक नेचर फुलफिल करना चाहिए, और क्लियरली दिस इज नॉट पैरामैग्नेटिक इन द नेचर, ये नहीं हो सकता है। वैसे ही मैं बात करूं नेक्स्ट इस केस में N2 2 माइनस की, N2 2 माइनस। अब N2 2 माइनस का देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन जैसे ही हो जाएगा, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। तो 16 इलेक्ट्रॉन के केस में पाई 2px, बेसिकली पाई स्टार 2px 1 और पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py 1, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड होते हैं 2, तो बॉन्ड ऑर्डर भी 2 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2, ठीक है, इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर है, गिरार्ड टाइप का होमो है, पाई स्टार गिरार्ड टाइप का होमो है, एंड द पैरामैग्नेटिक इन नेचर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्लियरली N2 2 माइनस विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो O2 की भी कहानी वही है, सेम कहानी है, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वही सेम आपको देखने को मिलेगा। तो O2 इज ऑल्सो करेक्ट। O2 प्लस के केस में क्या है, O2 प्लस में क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन तो आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी तो O2 प्लस बनेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये कुछ ऐसे आएगा। नो डाउट ये पैरामैग्नेटिक है, होमो टाइप का गिरार्ड ऑर्बिटल रखा हुआ है, तो क्योंकि पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। लेकिन ये अगर बात किया जाए इसका बॉन्ड ऑर्डर का तो इंटीग्रल नहीं आएगा, इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर इसका नहीं आएगा, नॉन इंटीग्रल आएगा। तो दिस कैन नॉट बी आल्सो और आंसर। तो एक ही केस जाता है, दैट विल बी बी एंड डी। तो कुछ क्वेश्चन आसान है जिसको सिंपली आप विजुअलाइज कर सकते हो, बी एंड सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि डायरेक्टली स्ट्रक्चर बेस्ड दिया हुआ है। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर फास्फोरस कंसीडर किया हुआ है। देखो आप क्या क्या प्रॉपर्टी, पहले तो आप स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि जब स्ट्रक्चर बेस्ड है तो स्ट्रक्चर पहले हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। H2H2O7 दिया हुआ है, H2H2O7। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, OH और ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। उसी तरीके से H4P2O5 है, H4P2O5, तो एक OH यहाँ पे आ गया, H4 है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए जाओ ना, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो कि हाँ फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, सल्फर का कितना बॉन्ड बनेगा, उस बेसिस पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट तक आप क्लियरली पहुंच जाओगे। देन है आपका H3P3O9। H3P3O9 में कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे मैं क्या बोलूँ, कवर पेज पे ये स्ट्रक्चर बना रखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर। और इसी से एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जेईई एडवांस ने इसी से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया हुआ है। मैं कुछ स्ट्रक्चर गलत बना रहा हूँ, हाँ, तो इसी स्ट्रक्चर को लेके इन्होंने क्वेश्चन भी पूछ दिया हुआ है, और ये स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी के कवर पेज पे मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आप सर्च करना क्या क्वेश्चन जेईई ने पूछा हुआ है, ठीक है। कुछ काम आपके लिए भी मैं देता हूँ कि क्या स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें इससे मैच कर रही है। ऑप्शन ए में ऑल हैव द चेन टाइप ओपन स्ट्रक्चर, नहीं, दिस हैव द क्लोज स्ट्रक्चर, these have the closed structure, these two have the open structure. So clearly A option will be not correct. For the B option, all have XOX bond, where X is the central atom, XOX bond, XOX bond, XOX bond, बिल्कुल, और B option is correct, B option is correct. C, central atom have its highest oxidation state. देख लेते हैं highest oxidation state है कि नहीं। तो यहाँ पे देखोगे तो OH -1 -1 -2 +6 oxidation state है, नो डाउट। यहाँ पे बात किया जाए -1 -2, यहाँ पे इसकी वजह से +1 होगा, -1 होगा, -2। तो यहाँ पे अगर निकालते हो आप कितना आ जाएगा, ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +3 आएगा, आई थिंक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। लेकिन इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, यहाँ पे +5 आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो है ये तो नहीं हो सकता है कि सभी में इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखा हुआ है, बिल्कुल सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डी की बात करें, एटलीस्ट 1 एक्सो बॉन्ड इज प्रेजेंट, PO बॉन्ड, PO बॉन्ड, PO बॉन्ड,
तो ये डी ऑप्शन करें। तो आजकल जो पी ब्लॉक के क्वेश्चंस बनते हैं ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, या आप ध्यान में रखना। रिएक्शन क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार इतने रिएक्शन पूछे जा सकते हैं, और नहीं तो अगर रिएक्शन के साथ वो इंक्लूड करेगा तो मान लो कोई रिएक्शन कराया, जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उस प्रोडक्ट्स का क्या स्ट्रक्चर होगा वो पूछ देगा, क्योंकि वो बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि दो चैप्टर को साथ में रखा जाए, केमिकल बॉन्डिंग को भी और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो क्या करेंगे, एक रिएक्शन दिया, रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं उस प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछ देंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें टेस्ट हो जाती है ना, उसे एक क्वेश्चन से केमिकल बॉन्डिंग भी टेस्ट हो जाता है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी टेस्ट हो जाता है। इसलिए आपको स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए, XgF4 XG जो भी कंपाउंड फॉर्म करके आ रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उससे बेस्ड आजकल क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। नॉट ओनली जस्ट रिएक्शन, बट the product is going to form after the reaction, the properties of that product they are going to ask easily. क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन द स्पेस आर नोन एज स्टीरियोआइसमर। ठीक है, नो डाउट ये सिंपल डिफिनेशन है स्टीरियोआइसमर्स का। नेक्स्ट इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स MX BX एंड CX, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सब सिंपल सा जो है रिजल्ट बेसिस प्रॉब्लम है, आप चाहो तो ड्रॉ करके भी देख सकते हो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 3x मींस x प्लस 1। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसके लिए जो है कितना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना, x प्लस x दैट इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू हो गई 2, यानी कि जो फॉर्मूला होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Ma2B2C2। अब आप कंसीडर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, A को सिस कॉन्फ़िगरेशन पे रख के देख सकते हो, ए को सिस कॉन्फ़िगरेशन पे एक स्ट्रक्चर बन के आएगा, ठीक है, पी और यहाँ पे सी, आई थिंक सभी के सभी सिस कॉन्फ़िगरेशन पे ही। उसके अलावा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन रख दो, ए ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा इस सिस कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे सभी सिस कॉन्फ़िगरेशन है, ऑल सिस, ठीक है। और क्या देखा जा सकता है, बी को जो है आप रख दो ट्रांस पोजीशन पे, बी यहाँ पे, ए सी, ठीक है। और क्या किया जा सकता है, सी को ट्रांस पे रखा जा सकता है, यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा पी, और सभी के सभी को ट्रांस पे रखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल रखा जा सकता है, सभी के सभी को ट्रांस पे रख दो, ए यहाँ पे रख दो, ए यहाँ पे रख दो, बी, और कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं। तो टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। इसमें अगर आप जो है ऑप्टिकल वगैरह भी देख सकते हो कि ऑप्टिकल किस केस में पॉसिबल होगा, किसी केस में पॉसिबल होगा क्या ऑप्टिकल, एक केस है ऑप्टिकली एक्टिविटी देख लेना किस में होगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 8 के केस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स MAB2CD, ठीक है, ये दिया हुआ है, आर 2 डिफरेंट बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, द CMD एंगल विल बी, द CMD एंगल विल बी, क्या एंगल होगा मेटल का सी के साथ, देखते हैं हम लोग। तो कुछ स्ट्रक्चर है, इसका कैसे देखने को मिलेगा आपको, इस टाइप से C और D, और इसका कैसे स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ड्रॉ करें कैसे देखने को मिलेगा आपको, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो आपको कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से एक ओरिएंटेशन ऐसे देखने को मिलेगा लाइक दिस, यही तो बनेगा ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AB, यहाँ से आपको मिल जाएगा AB ऐसे, ठीक है, यहाँ से ग्रुप अटैच्ड है तो आपने बोला ये हो गया A और B टाइप का, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्रुप अटैच कर रहा हूँ A और B, यहाँ पे हो गया B, ऐसे ही तो कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये हटा चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है, यही आपको देखने को मिलेगा। तो बॉन्ड एंगल किसके बीच में बोला है, बॉन्ड एंगल इज CMD, ठीक है, CMD विल बी बॉन्ड एंगल बिटवीन CMD, यहाँ पे CD था, CMD में तो 90 ही होगा ना, तो बॉन्ड एंगल विल बी, और 2 इसमें A तो इंक्लूड किया नहीं है, बॉन्ड एंगल बिटवीन CMD, ये तो ऑलवेज 90 होगा ना, ये तो ऑलवेज 90 होगा,
दिस विल बी 90 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री के आसपास में होगा CMD के बीच का बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ देखा जाए जो कि क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 कंसिस्ट किया हुआ है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले। पैराग्राफ में बेसिकली इन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से जो प्लस एम ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करता है और रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। ऑन द अदर हैंड जो माइनस एम ग्रुप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है विड्रॉ करता है। और साथ साथ में ये भी माना जाता है कि प्लस एम ग्रुप हमारा अर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वेयर एज माइनस एम ग्रुप इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब बात करें इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑन द नाइट्रेशन। देख लो किस केस में जो है रिंग जो है ज्यादा डीएक्टिवेट होगा, सबसे ज्यादा जिसमें डीएक्टिवेट होगा वो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें फर्दर नाइट्रेशन कराना डिफिकल्ट होगा, एक से ज्यादा बार नाइट्रेशन कराना डिफिकल्ट होगा। तो फर्स्ट केस में नो डाउट OH एक स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है, तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जो है सब्स्टिट्यूशन अकर हो सकता है। बी की बात करें तो OH जो ग्रुप है OH वंस अगेन आपका प्लस एम ग्रुप है। CHO और COH की बात करें ऑप्शन सी में, ये एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लाइक अगर बात करें यहाँ पे COOH एक CHO ग्रुप है जो कि माइनस एम ग्रुप है, और साथ साथ में इन्होंने COH ग्रुप रखा हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दोनों, और इसकी वजह से जो रिंग का एक्टिविटी होगा वो कुछ लार्जर एक्सटेंट तक डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि मोनो नाइट्रेटेड प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा इस केस में। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, नो डाउट, फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि while the alkylation followed by reduction with zinc amalgam with HCl is more suitable to guess alkyl benzene in the place of direct alkylation in the presence of Lewis acid। ठीक है, बहुत ये सिंपल सा है कि पहले इन्होंने क्या बोला कि अगर मुझे बेंजीन से इथाइल बेंजीन कन्वर्ट करना है तो पहले मुझे एसाइलेशन के लिए जाना पड़ेगा। एसाइलेशन जिसमें हम लोग क्या ट्रीट कर देंगे, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब ये जब हो जाएगा तो इस केस में क्या है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा C11OCH3। अब इसको आप जिंक अमालगम विथ HCl के साथ ट्रीट कर दो, जिंक अमालगम विथ HCl क्या करेगा, ये इसको रिड्यूस कर देगा और ये कन्वर्ट कर देगा इसको CH2CH3 इथाइल बेंजीन में। ठीक है, और अब हम लोग को पता है कि इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब इन्होंने क्या बोला कि इसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग डायरेक्ट इसके लिए एल्काइलेशन के लिए नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग CH3CH2Cl का यूज कर ले और प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपने एल्काइलेशन करा दिया इसको फर्स्ट फेज में, तो एल्काइलेशन के बाद ये रिंग एक्टिवेट हो जाएगा। पहले जो बेंजीन रिंग था उससे ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा जब ये फॉर्म करके आएगा, और उसके बाद जो फर्दर आप चाहोगे कि इस पे एल्काइलेशन को स्टॉप किया जा सके तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इससे फर्दर जाके ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा फर्दर। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा कि एल्काइलेशन पॉली एल्काइलेशन में बदल जाएगा, मोनो एल्काइलेशन से पॉली एल्काइलेशन में बदल जाएगा। तो वन स्टेज पे रुकेगा नहीं, वन स्टेज पे नहीं रुकेगा, पॉली एल्काइलेशन तक जाएगा। तो क्या बोला गया कि डायरेक्ट एल्काइलेशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट एल्काइलेशन प्रोड्यूस एल्काइल बेंजीन विच एक्टिवेट द रिंग फॉर द फर्दर एल्काइलेशन एंड गिव पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही जो है रीजन है। बिकॉज अगर मान लो आप डायरेक्ट एल्काइलेशन के लिए गए, डायरेक्ट एल्काइलेशन में क्या होगा कि जो ये ग्रुप बन के आ रहा है ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो कि रिंग को एक्टिवेट कर देगा, और जैसे ही रिंग एक्टिवेट होगा इसमें फर्दर एल्काइलेशन होना शुरू हो जाएगा, तो वो स्टॉप करना थोड़ा मुश्किल है। पॉली एल्काइलेशन जैसे ही अकर होगा उसके बाद उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा इसको बोलना कि व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर डायरेक्ट एल्काइलेशन, रादर इस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा इस केस में, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बी आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। आपका जो है इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है किसका, AgNO3 का, AgNO3 कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट, इसका आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है। क्या पूछा गया है आपको, कंडक्टिविटी ऑफ AgCl एंड H2O इज दिस मच, रिस्पेक्टिवली फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन द मिलीग्राम पर लीटर। आसान प्रॉब्लम है, इसको करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको देखो कैसे अप्रोच जाएगा। पहले तो आप कंडक्टिविटी ऑफ AgCl निकालो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। ठीक है, क्या हो जाएगा,
मुझे इन सब का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता है, इसी का यूज कर लिया जाएगा। तो आप क्या करो, AgNO3 है, कैल्शियम क्लोराइड नाइट्रेट है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन दोनों को ऐड किया जाएगा, इससे माइनस कर दिया जाएगा, तभी तो मुझे कॉमन टर्म्स यहां से मिलेगा AgCl। AgCl का चाहिए तो ये कैसे किया जा सकता है, AgNO3 का 111 दिया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड का 230 दिया हुआ है, 230 दिया हुआ है, और कैल्शियम नाइट्रेट का दिया हुआ है 196.5, 196.5। इसको आप अगर कैलकुलेट करते हो, देखो अब इस वाले वैल्यू को किसके इक्विवेलेंट करना होगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा, देख सकते हो कितना वैल्यू यहां से निकल के आएगा, ठीक है। इस वैल्यू को आप इक्विवेलेंट करोगे किसके, तो जो कंडक्टिविटी ऑफ AgCl है, ठीक है। मान लो सॉल्युबिलिटी कुछ यस है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे कि कंडक्टिविटी ऑफ AgCl निकालोगे, तो एक्वस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी 2.4 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है, ठीक है। और कंडक्टिविटी ऑफ वाटर दे रखा है, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को आपको माइनस करना पड़ेगा एक्वस मीडियम में, तभी तो आपको AgCl की कंडक्टिविटी निकल पाएगी। तो 1.4 इंटू 10⁻6, ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यू। अब ये केस है कि आपको क्या करना होगा कि इसको आपको जो है इसके सॉल्युबिलिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी से डिवाइड करना पड़ेगा एस से, कंसंट्रेशन से, मान लो कंसंट्रेशन से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 10⁻3। यहाँ पे बेसिकली हम लोग सॉल्युबिलिटी रख सकते हैं, फाइंड द सॉल्युबिलिटी इन द, बाद में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छा हो तो आप कंसंट्रेशन ही रखो। इसको अगर सॉल्व करते हो तो करस्पॉन्डिंग जो है कंसंट्रेशन आएगा, कंसंट्रेशन को आपको कन्वर्ट करना होगा, कंसंट्रेशन को आपको कन्वर्ट करना होगा इसमें मिलीग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में, यानी कि मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। तो सिंपल सा कैलकुलेशन जाएगा, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं जाने वाला है। तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, एस की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये एस इक्वल टू 1 मिल जाएगा, सॉल्युबिलिटी को दिखाएगा। कंसंट्रेशन आपका मोल्स पर लीटर में आएगा, मोल्स पर लीटर से आप इसको कन्वर्ट कर देना किस में, जो है ग्राम, मिलीग्राम पर लीटर में, तो ये वैल्यू 1 के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाना चाहूंगा, कैलकुलेशन पार्ट आप रेस्ट करते रहना। समझ में आया ना, मैंने क्या किया, जो कंडक्टिविटी था, जो कंडक्टिविटी था इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसको मैंने इक्विवेलेंट कर दिया, यहां से AgCl का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाला, और यहां से मैंने क्या किया, AgCl का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो डेटा हमको दिया गया, इस डेटा का यूज करके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल दिया। दोनों को इक्विवेलेंट कर दोगे तो वहां से कंसंट्रेशन निकल आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, और उस कंसंट्रेशन का यूज करके आप सॉल्युबिलिटी निकाल दोगे। तो सॉल्युबिलिटी तो भी कंसंट्रेशन का ही टर्म है ना, तो मिलीग्राम पर ml में आ जाएगा 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, एक पैरेलल रिएक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, ए बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है, ए बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो रेट कांस्टेंट है के पर सेकेंड है, के पर सेकेंड, और इसका जो रेट कांस्टेंट है 2k पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या मेंशन इन्होंने किया हुआ है कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ 1 मोल ऑफ ए, 1 मोल लिया गया, यहां से x डिसोसिएट होगा रिस्पेक्टिवली, देन द गिव टाइम इन द सेकेंड व्हेन द सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए नेट जो रोटेशन होगा, ऑप्टिकल रोटेशन, वो 0 होना चाहिए। तो ये कितना फॉर्म करेगा, आपको जो है एक्सप्रेशन आता है ना, k1 डिवाइड बाई k1 k2 k3, k1 प्लस k2। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, देखो k1 और k2 की वैल्यू क्या है, k1 इक्वल टू k और k2 इक्वल टू 2k। इसकी वैल्यू अगर रख दिया जाए तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा, बी का जो कंसेंट्रेशन है, बी के मोल्स है x/3 और इसके जो मोल्स होंगे 2x/3, ठीक है। आपको करना क्या है कि x की वैल्यू पता करने के लिए आपको नेट जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो 0 करना होगा, तभी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, तभी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव सोल्यूशन होगा। तो इन दैट केस में क्या करता हूं, जो है इसको 0 करते हैं। ए की जो वैल्यू है 15 डिग्री, 15 इंटू 1 माइनस एक्स, 15 इंटू 1 माइनस एक्स। बी के केस में कितना रोटेशन है देखो आप, दैट इज 10 इंटू x/3, और थर्ड केस देखा जाए तो दैट इज 20 माइनस 20 इंटू 2x/3, ठीक है। इसका क्या करो आप 0 कर दो, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन इस केस में 0 होना चाहिए। तो ऑप्टिकल रोटेशन 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x आप कैलकुलेट करोगे तो 0.6 आएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए कि टाइम, कितने टाइम के बाद इसका जो करस्पॉन्डिंग जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा तो x तो निकल आया। अब सिंपली आप जो है उस वैल्यू को रख दो, t इक्वल टू k ln 1/1 माइनस एक्स 1 माइनस 0.4, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर टी की वैल्यू कैलकुलेट करो, के दिया हुआ है इसके लिए, के दिया मेंशन 0.024 एलएन। हम लोगों ने 1 मोल से स्टार्ट किया था, फाइनली 1/4 हो गया 1.4। इसको आप कैलकुलेशन करोगे, टी की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा 12.5 सेकेंड। 12.5 सेकेंड ये जो है टाइम होगा, जिसके बाद इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड सोल्यूशन हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है इन्होंने। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ऐसे जो है रिमूव लाइट निकल रहा होगा स्फेरिकल शेप में, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि विच एमिट्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पावर जो इसका दिया हुआ है 3.2 मिलीवाट दिया हुआ है, 3.2 मिलीवाट, और एमिट एनर्जी, पॉइंट सोर्स ऑफ पावर 3.2 मिलीवाट, एमिट एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है। इफ द सोर्स इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ, सोर्स इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर, 0.8 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मेटालिक स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मेटालिक स्फीयर, हैविंग द वर्क फंक्शन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जो इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होंगे, इसका जो वर्क फंक्शन है ये है आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द रेडियस ऑफ दिस इज 8 मिलीमीटर। जो इसका रेडियस है ये दिया हुआ है आपको 8 मिलीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन द 1 सेकेंड इफ द एफिशिएंसी इज 1%, x into 10 the power y in the significant number, then the value of y they have mentioned, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग, किस तरीके से किया जाए, इसको थोड़ा सा अप्रोच रखते हैं, ठीक है। जो ये सोर्स है देखो आप, इसकी जो एनर्जी होगी कितना हो जाएगा 3.2। पहले हम लोग देखते हैं, काउंट करते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने रिलीज होंगे, हाउ मेनी फोटॉन्स इज गोइंग टू रिलीज ऑन दिस, ठीक है। जितना रिलीज होगा उसका पार्ट देखा जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि रिलीज किए जाएंगे पर यूनिट सेकेंड में, तो इसका एनर्जी कितना है, वाट में दिया हुआ है, मिलीवाट में, पर सेकेंड में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है मिलीवाट में 3.2 मिलीवाट है। तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻³ मिलीवाट। एमिट एनर्जी, जो फोटोन की एनर्जी रिलीज हो रहा है उसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इसको जूल में, 10⁻⁹, बिकॉज ये जूल पर सेकेंड होगा, इसको भी हम लोग जूल में कन्वर्ट कर देते हैं 19 जूल, ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज किया गया पर सेकेंड। अब देखो ये जब यहां पे इस सरफेस पे आ रहा है तो सभी के सभी फोटोन नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि इसका जो एक स्फीयर बनेगा ये इस तरीके से स्फीयर बनाएगा 0.8 मीटर स्क्वायर, 0.8 मीटर रेडियाई का एक स्फीयर फॉर्म करेगा। लेकिन सम पोर्शन ऑफ दिस फोटोन इज गोइंग टू एब्जॉर्ब बाय दिस मेटल सरफेस, सम नंबर ऑफ फोटोन इज गोइंग टू एब्जॉर्ब बाय दिस मेटल सरफेस। कितना एब्जॉर्ब किया जाएगा वो थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। तो देखो ये रहा टोटल नंबर ऑफ फोटोन, ये रहा टोटल नंबर ऑफ फोटोन। अब देखा जाए फोटोन एब्जॉर्ब, कितना फोटोन एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा केस है, आप देखो कि टोटल एरिया, जितना टोटल जो एरिया है सरफेस एरिया उसको आप कंसीडर कर लो, और जिस एरिया पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको कंसीडर कर लो। तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स कब होते हैं, जब पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स कब होते हैं, जब पूरे के पूरे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसकी जगह पे कुछ ही फोटोन यहाँ पे ऑब्जॉर्व करें, तो कितना ऑब्जॉर्व किया जाएगा, ये जो होगा देखो आप, एक स्फेरिकल एक सर्कुलर पार्ट रहेगा उसी पे ऑब्जॉर्व किया जाएगा, पूरे इस रीजन पे नहीं आएगा, पूरे रीजन पे फोटोन नहीं ऑब्जॉर्व किया जाएगा, ये ऑब्जॉर्व किया जाएगा इस सर्कुलर पार्ट पे, इस सर्कुलर पार्ट पे। अब देखो सर्कुलर पार्ट का बात करें तो πr², यहाँ पे 0.8 mm लिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 8.8 इंटू 10⁻³ mm, इसका स्क्वायर ले लेंगे रेडियाई का, बिल्कुल सही है। और जो ये जो एरिया कवर करेगा, सरफेस एरिया जहां पे फोटॉन्स फैल है, जो सरफेस एरिया आएगा वो आ जाएगा 4πr²। और कितने रेडियाई में ये कंसीडर किया जाएगा 0.8², यही होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, इफिशियंसी ओनली दे हैव मेंशन दैट इज 1%, यानी इसको आपको 1% के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा। देखोगे आप सिंप्लीफाई हो जाएगा ये चीजें, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट नहीं है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो जो पावर आएगा, इसको मैं डायरेक्ट उसी पे जाता हूं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप करोगे तो ये जो है कैलकुलेशन करोगे तो आई थिंक ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसको, ठीक है। तो उस पार्ट में नहीं जाएंगे हम लोग, कैलकुलेशन पार्ट में यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, जो भी वैल्यू आएगा आप देख लेना। तो 10⁻³ 10⁻⁶ और 10⁻², ठीक है, 10⁻11 आ रहा है,
ठीक है, ऊपर से ले जाओगे तो 10⁹, यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 10⁹। तो हमसे क्या पूछा है, x इंटू 10⁻y, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9 विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें आपको देखना होगा कि कायरल सेंटर प्रेजेंट है कि नहीं। 1 बाई 1 ऑप्शन कंसीडर करें, कायरल सेंटर देखना होगा या कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल देखना होगा, यानी कि डिसिमेट्री इन द मॉलिक्यूल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ सेंटर है। ठीक है, तो ये 1 बाई 1 केसेस कंसीडर करते हैं। ये तो कायरल सेंटर नहीं है, ये आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं शो कराएगा, ये आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं शो कराएगा। बी ऑप्शन की बात करें तो बी के केस में कुछ ऐसे है, OH, यहां पे कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर है तो ऑब्वियसली इसके अलॉन्ग R और S कॉन्फ़िगरेशन देखा जा सकता है। वैसे मैं बात करूं C का, तो C के केस में कुछ ऐसे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, तो इसका जो सिस फॉर्म होगा, ध्यान से देखना, सिस फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, लेकिन जब इसका ट्रांस फॉर्म लिया जाएगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, यानी कि इसको कंसीडर किया जा सकता है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेगा। उसी तरीके से डी की बात करें तो डी में OH, ये देखो इसका मेसो फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करूं, OH को इस साइड में लेते आ जाए तो ये भी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो ही करा सकता है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज मतलब रिलेशन रखे, बस ये मैं जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल दिखाया जा सकता है, इसका जो R कॉन्फ़िगरेशन होगा या SS कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बिल्कुल आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो कराएगा। नेक्स्ट आप देखो कार्बन, ये एलिन का केस है, तो एलिन विथ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैन शो GI बशर्ते कि टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो। यहाँ पे तो डिफरेंट ग्रुप है बट यहाँ पे सेम हो गया, इस वजह से इस केस में भी GI नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता। यहाँ पे हाइड्रोजन होता तब इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती, लेकिन इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। दिस मॉलिक्यूल इज नॉट गोइंग टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज, दिस इज नॉट गोइंग टू शो ऑप्टिकल। सेम कहानी आती है जब स्पायरो कंपाउंड की बात किया जाता है, लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है कि अगर इवन नंबर ऑफ रिंग हो और सच दैट कि टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, लाइक यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो दिस कैन ऑल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज विथ इवन नंबर ऑफ रिंग, ये कंसीडर किया जा सकता है। सिमिलरली फास्फोरस के केस में क्या है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, एन प्रोपाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे ध्यान है कि ये नाइट्रोजन जैसे इन्वर्जन फास्फोरस के केस में नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट inversion is around 135 kilojoule. 135 kilojoule energy, activation energy will be required for the inversion of phosphorus from one form to another form. तो इस वजह से इसको कंसीडर किया जा सकता है, बट ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता तो इसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप है इंक्लूडिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज। सिमिलरली देखो आप मिथाइल यहाँ पे लिया आपने, तो ये कायरल सेंटर तो नहीं है, ये कायरल सेंटर नहीं है, बट इस OH की बात करें तो ये कायरलिटी शो करेगा, तो दिस इज आवर कायरल सेंटर, ये हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं देख लो आप, कितने आइसोमर्स ऐसे हैं जो GI शो करा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 विल बी करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोला है टोटल नंबर ऑफ ओर्स विच कंसेंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। पहला क्या दिया हुआ है, टिन स्टोन कंसिस्टिंग ऑफ वुल्फ्रामाइड, ठीक है, टिन स्टोन जो कि कंसिस्टिंग ऑफ वुल्फ्रामाइड है। वुल्फ्रामाइड में आपको देखने को क्या मिलता है, आयरन मैग्नीज का, आयरन मैग्नीज टंगस्टन, ठीक है, इसमें टिन भी प्रेजेंट है। बट बेसिकली हम लोग को देखना है मैग्नेटिक सेपरेशन में जो मैग्नेटिक नेचर रखे, और मैग्नेटिक नेचर हम लोग किसकी वजह से देखते हैं, जनरली आयरन की प्रेजेंस की वजह से इन द ओर के, ओर में अगर आयरन प्रेजेंट है उसकी वजह से उसका स्लाइटली मैग्नेटिक नेचर देखते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट इसको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। तो जो है बोला गया वुल्फ्रामाइड, टिन जो है स्टोन कंसिस्टिंग ऑफ वुल्फ्रामाइड जिसमें कि Sn प्रेजेंट है, तो मैग्नीज की जगह Sn भी हो सकता है और मैग्नीज भी हो सकता है, डिफरेंट ऑक्साइड मिक्सचर है एक तरीके से। तो इस केस में आप कंसीडर कर सकते हो, यस इट इज गोइंग टू बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, किया जा सकता है, कंसेंट्रेट किया जा सकता है बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। उसी तरीके से आपको दिया हुआ है जो है इल्यूमिनाइट। इल्यूमिनाइट क्या है, या अगर हम लोग कंसीडर करें तो बेसिकली FeO मतलब आयरन और TiO3 ऐसे लिखा जा सकता है। आयरन जो है टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है, मिक्स ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड दोनों प्रेजेंट होंगे, बट बेसिकली मुझे चाहिए कि आयरन का प्रेजेंस है इसमें, इस वजह से इसमें मैग्नेटिक नेचर शो किया जाएगा, एंड दिस कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड।
देन वैसे ही बात किया जाए कंसेंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, वैसे ही दिया हुआ है क्रोमाइट। तो क्रोमाइट भी अगर मैं बात करूं, ये भी आयरन और क्रोमियम का माना जाता है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, एंड दिस कैन आल्सो कंसेंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। वैसे ही सिल्वर ग्लेस की बात करें तो सिल्वर ग्लेस में आपको Ag2S है, सिल्वर के साथ सल्फाइड है, ये नहीं सेपरेट किया जा सकता है। डोलोमाइट की बात करें तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, दिस कैन आल्सो नॉट बी सेपरेटेड बाय या कंसेंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, इसको भी नहीं कंसीडर किया जा सकता है। तो 5 के केस में हमारा आंसर हो जाएगा ओनली दिस 3 which can concentrated by magnetic separation। तो 5 के केस में 3 will be correct answer। 6 की बात करें, 6 के केस में क्या करना है आपको, बोला गया कि एनी मेटल A जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि डेंसिटी दे हैव गिवन 0.8 क्रिस्टलाइज इन द CCP अरेंजमेंट विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ 2√2a। मींस आपको पता है कि CCP में क्या होगा, फेस पे जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होगा CCP में, तो कॉर्नर की वजह से तो 1 मिल जाएगा, 8 × 1/8 फ्रॉम द कॉर्नर की बात करें तो ये मिल जाएगा 8 × 1/8, और फेस से कितना आएगा, फेस से आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम फेस, क्योंकि ये जो है 2 एटम के बीच में शेयर किया जा रहा है, तो 6 × 1/2 हो जाएगा। तो हर CCP के लिए 4 एटम्स आएंगे। अब इसके डेंसिटी की बात करते हैं, कितना डेंसिटी है, तो मेंशन कर दिया जा सकता है, देखो 0.8 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट से, इसका जो है मास कंसीडर कर लिया जाए, जो है कितना मास आएगा 4। तो इस केस में सिंपली आप मोलर मास कैलकुलेट करना है आपको, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास आपको इसमें कैलकुलेट करना है। कैसे इसमें कैलकुलेशन जाएंगे, तो मोलर मास, ठीक है, मोलर मास कितने का होता है, देखिए 4 एटम हो गया, मोलर मास में कंसीडर कर लेता हूं m है, तो m मोलर मास 1 मोल का होगा, तो इसको आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 1 एटम का मास आएगा। तो ये मास ऑफ 4 एटम हो गया, डिवाइड बाई वॉल्यूम, इन्होंने रेडियस दे रखा है, एटॉमिक रेडियस दे रखा है, उससे आप यूज करके इसका जो वॉल्यूम है वो निकाल सकते हो, ठीक है, जो वॉल्यूम है वो रेडियस का यूज करके वॉल्यूम निकाल सकते हो। कुछ इस तरीके से ये टच करता रहेगा कॉर्नर, ठीक है, तो रेडियस दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा कि √2r होगा ना, √2 कितना हो जाएगा, देखो आप इसका जो साइज होगा ये जो हो जाएगा √2a मैं निकाल ही देता हूँ 4r, √2a 4r। तो r की वैल्यू दिया हुआ है आपको 2√2, यहां से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो √2a कैंसिल हो जाएगा, तो √2a कैंसिल, a = 8 हो जाएगा। तो सिंपली आप रख सकते हो यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब, सॉरी यहाँ इसको आप रख सकते हो, क्या रख सकते हो, जो है a क्यूब यानी कि 8 क्यूब, ठीक है, 8 क्यूब रख सकते हो। ये देख लेना ये किस में आएगा, आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो इसको कन्वर्ट कर देना एंगस्ट्रॉम से मीटर में, 10⁻⁻8 क्यूब × 10⁻⁻30, यही होगा। तो इसको सॉल्व करके मोलर मास निकाल लेना, और मोलर मास का यूज करके, मोलर मास अगर आ गया तो यहां से आप निकाल लेना कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट, जो है इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इस स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। तो यहाँ पे जो है कैलकुलेट करोगे, कितना वेट कितना दिया हुआ है, 307.2 ग्राम मेटल डिवाइड बाई इट्स मोलर मास, ठीक है, यहां से 5 आएगा। अब हमको पूछा है नंबर ऑफ यूनिट से, हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूनिट सेल, मोल्स ऑफ यूनिट सेल के लिए क्या करोगे, पर यूनिट सेल 4 है, इतने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, तो इसके लिए कितने यूनिट सेल चाहिए होगा, ये देख लो 1.25 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 7 की बात करें, 7 भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है इस 7 के केस में, कि इन विच केस हाफमैन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट विल फॉर्म। तो हाफमैन के केस में देखो कि कौन कौन सा केस है जिसमें हाफमैन प्रोडक्ट बन सकता है, जिसमें कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। इसमें देखो एक पुअर लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन हम लोग को पता है एक पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इन दैट सिनारियो आपको क्या देखने को मिलेगा, उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो कि स्टेरिकली रेस्ट क्राउडेड होगा, मैग्नीज जाएगा E1CV के थ्रू, और E1CV के थ्रू जाएगा तो जो हमारा प्रोडक्ट इस केस में देखने को मिलेगा ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यानी कि हाफमैन प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। बी का केस चेक किया जाए तो बी में एक बल्कियर बड़ा सा बेस है, और बल्कियर बेस की कहानी हम लोग को पता है कि बल्कियर बेस उस प्रोटॉन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड है, तो देख सकते हो टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड वन ऑफ द बल्कियर बेस है, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो बल्कियर बेस कहां जाना चाहेगा, जहां पे लेस स्टेरिकली क्राउडेड हो, तो उस ग्रुप को, उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो कि लेस स्टेरिकली क्राउडेड है। तो प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा इस केस में, वंस अगेन हाफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। सी के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, सी में तो एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो अगर सी का कंडीशन चेक किया जाए इन द सी,
तब इन दैट केस देखोगे कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर लिया जाएगा, तो और जो है फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आ जाएगा सेजब प्रोडक्ट बन गया। हम लोग को हाफ मैन प्रोडक्ट चाहिए, तो ए और बी मिला इसमें। वैसे ही सी की बात करें, सी के केस में OH माइनस उतना पुअर लिविंग ग्रुप नहीं है ये, तो इस केस में भी हम लोग को सेजब प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा अगर बेस के साथ ट्रीट करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर एल्कीन एज अ सेजब प्रोडक्ट। सिमिलरली ई की बात करें, ई के केस में भी आपको NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है और ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तो पुअर लिविंग ग्रुप के केस में भी आप प्रोडक्ट क्या देखोगे, NaNH2 के प्रेजेंस में ये कुछ आपको प्रोडक्ट देगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। देन उसके बाद F एंड G का बात करते हैं। F के केस में आपको क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट दिया हुआ है। इस केस में पता है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट के केस में हम लोग जो प्रोडक्ट देखते हैं दैट विल बी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म करता है। ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो रहता है, इसको समझा जा सकता है, स्टीरियो केमिस्ट्री से समझा जा सकता है कि ये एंटी पेरिप्लेनार से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ठीक है। तो वो उस हाइड्रोजन को रिमूव करता है जो लेस स्टेरिकली क्राउडेड होगा, और आपको वंस अगेन हाफ मैन प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है जब किसकी बात किया जाता है, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट की। वैसे ही आपको फोर्थ के केस में भी जी के केस में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट ही प्रेजेंट है, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट ही प्रेजेंट है। तो इस केस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो लेस स्टेरिकली क्राउडेड होगा। तो इस केस में जो आप एल्कीन देखोगे ना, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जो एल्कीन देखोगे एथीन फॉर्म करेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और जहां तक H की बात करें, H भी वंस अगेन वही कहानी है। H के केस में भी क्या देखने को मिलेगा कि एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसमें एक वीकर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है, तो उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो लेस स्टेरिकली क्राउडेड है। तो अल्फा पोजीशन से यहां से क्या देखोगे आप, जो प्रोडक्ट है वो लेस स्टेरिकली क्राउडेड बनेगा, ठीक है, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस, यानी कि हाफ मैन प्रोडक्ट बन के आएगा। तो H विल बी आल्सो आंसर। देख लो आप कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी यही देख लेते हैं। क्या मेंशन किया गया है कि सॉल्ट X है जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करने के बाद जो है ये नो ऑब्जर्वेशन दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने मेंशन किया कि जब इसको MnO2 और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया गया तब कलर्ड गैस दे रहा है। तो यानी कि देखो फर्स्ट ग्रुप का जो हम लोग टेस्ट कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं। फर्स्ट ग्रुप का जो टेस्ट होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ होता है, उसमें कलर्ड गैस निकल के आता है, या जो भी ऑब्जर्वेशन होता है गैस का निकल के आता है। और वैसे ही बात करें जो सेकेंड ग्रुप के जो एनायन है, सेकेंड ग्रुप के एनायन में अगर उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप रिएजेंट होता है सेकेंड ग्रुप के एनायन के साथ में, और उसके साथ ट्रीट करते हैं तो करेस्पॉन्डिंग गैस रिलीज होता है। अब देखो इसमें बोला है कि टोटल नंबर ऑफ एनायंस व्हिच विल गिव कलर्ड गैस विल बी, तो देखो NO2 माइनस की बात करें तो ये NO2 तो फॉर्म करता है, नाइट्रेट नाइट्रो ग्रुप NO2 फॉर्म करता है, ब्राउन कलर का बनाता है, बट यहाँ पे नाइट्राइट दिया है, इस कलर में हम लोग नहीं देखेंगे। H2O3 वंस अगेन ये नहीं देगा। क्लोरीन माइनस जो कि Cl माइनस है, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्लोरीन फॉर्म कर लेगा, ठीक है, क्लोरीन फॉर्म कर लेगा जो कि आपको कलर्ड कंपाउंड देगा, ठीक है। इसका कलर एल्विस कलर हम लोग को देखने को मिलता है। वैसे ही ब्रोमीन की बात करें तो Br फॉर ब्रोमीन, Br फॉर ब्राउनिश कलर का गैस देखने को मिलेगा, जिसका जो है स्मेल होगा, एक पंजेंट स्मेल रहेगा। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन में भी वही सेम कहानी है कि वायलेट कलर का आपको कलर देखने को मिलेगा इस केस में, आयोडीन के केस में गैस में। नाइट्रेट देगा, बिल्कुल नाइट्रेट जो मैंने बात किया कि जो नाइट्रेट है ये कन्वर्ट होके NO2 देता है, ये भी ब्राउन कलर का गैस रिलीज करता है, और Br माइनस भी ब्राउन कलर का गैस रिलीज करता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक के केस में स्मेल रहता है, ब्रोमीन के केस में स्मेल रहेगा, नाइट्रेट्स के केस में जब NO2 गैस रिलीज होगा तब उसका कोई भी स्मेल नहीं रहता स्पेसिफिक। तो दोनों का कलर ब्राउन होगा, लेकिन इसको डिफरेंशिएट अगर किया जाए तो इसके बेस्ड ऑन स्मेल पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। F माइनस की बात करें तो यहाँ पे भी कोई ऐसा स्पेसिफिक हम लोग कलर नहीं देखते हैं फ्लोरीन केस में, फ्लोरीन गैस का कोई कलर नहीं होगा। तो गैस बोला गया कि द नंबर ऑफ एनायंस व्हिच इज गोइंग टू बी कलर्ड गैस, तो हो जाएगा Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एंड NO3 माइनस, ये 4 हो जाएंगे। तो आंसर विल बी 4 इन द केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8।